स्टूडेंट, स्वागत है आपका नोटू कॉमर्स में। आज हमें देखना है लायबिलिटीज क्या होती है, लायबिलिटीज के टाइप्स क्या है और लायबिलिटीज और असेट्स से जुड़े कुछ रूल आज हम देखेंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। स्टूडेंट, लायबिलिटीज मतलब क्या? तो लायबिलिटीज यानी कि ऐसी अमाउंट जो कि हर बिजनेसमैन दूसरों को हमें पे करनी पड़ती है, उस अमाउंट को हम कहेंगे लायबिलिटी। अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू द अदर्स इज नोन एज लायबिलिटी। जो भी अमाउंट हम बिजनेस से अदर्स को पे करेंगे उसे हम लायबिलिटी कहेंगे। इट इज अ डेट और अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बिजनेस टू द अदर। ये अमाउंट मतलब क्या होती है? ड्यू हो जाती है हमारे बिजनेस के लिए या फिर हमारे बिजनेस के लिए एक डेट हो जाती है क्योंकि हमने दूसरों से लिया है और हमें उसे दूसरों को पे करना पड़ता है। फॉर द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द बिजनेस यूनिट। ये अमाउंट हम किस लिए लेते हैं दूसरों से? ताकि हमारे बिजनेस का बेनिफिट हमें रिसीव हो, हमारे बिजनेस को ग्रो कर सके उस अमाउंट लेके। एग्जाम्पल, लोन टेकन, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये सब कुछ क्या है? तो ये सब कुछ हो गई आपकी लायबिलिटी। स्टूडेंट, एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये जो लायबिलिटीज होती है ना, ये रिकॉर्ड होती है बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड पे। कौन से साइड? आगे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ लायबिलिटी क्या होती है। अभी फिक्स लायबिलिटी मतलब क्या है? तो ऐसी लायबिलिटी जो रह सकती है उसे हम फिक्स लायबिलिटी कहेंगे, जो आपके बिजनेस को ज्यादा बेनिफिट देंगी, जिसकी वजह से आपका बिजनेस ज्यादा एडवांटेज ले सकेगा, उसे हम फिक्स लायबिलिटी कहेंगे। फिक्स लायबिलिटी, वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फंड इन द बिजनेस इज अ फिक्स लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटी को बिजनेस का एक मेजर फंड कहा गया, मेजर सोर्स ऑफ फंड कहा गया है, क्योंकि फिक्स लायबिलिटी से हमारे बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा फंड हम ला सकते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम द बैंक एंड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या हो सकते हैं? तो जो भी कैपिटल है या फिर सिक्योर्ड लोन जो है, या फिर आपने किसी बैंक से अगर लोन लिया है या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है, तो ये सब कुछ आ जाएंगे आपके फिक्स लायबिलिटी में। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम करंट लायबिलिटी क्या होती है। करंट लायबिलिटी यानी कि ऐसी लायबिलिटी जिसे आपका बिजनेस एक साल तक या फिर एक साल से अंदर ही रिटर्न कर देगा। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, क्या कहेंगे इसे? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी यानी कि करंट लायबिलिटी। पेबल विद इन 1 ईयर इज कॉल्ड एज करंट लायबिलिटी। ये आपको कैसे के पे करनी पड़ेंगे? ये आपको एक साल से अंदर या फिर एक साल तक आप इसे पे कर सकते हैं। करंट लायबिलिटीज अराइज इन रेगुलर करंट ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। आपको करंट लायबिलिटी कहाँ से मिलेंगी? तो आपके जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसे आपको आपकी जो करंट लायबिलिटीज है वो मिल जाएगी। These liabilities are not normally secured. ये कोई secured liability नहीं होती, लेकिन फिक्स लायबिलिटी जो होती है वो secured लायबिलिटी होती है। आपको एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही, 100% आएगा कि फिक्स लायबिलिटी सिक्योर है या फिर करंट लायबिलिटी सिक्योर्ड है। तो आपको क्या लिखना है? फिक्स लायबिलिटी सिक्योर्ड है। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन इस पे आता है एग्जाम में। एग्जाम्पल, अभी करंट लायबिलिटी के एग्जाम्पल कौन कौन है? तो क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये हो गए आपके करंट लायबिलिटी के एग्जाम्पल। नेटवर्थ, कैपिटल या फिर ओनर्स इक्विटी। कैपिटल को क्या क्या बोल सकते हैं हम? नेटवर्क बोल सकते हैं, और ओनर्स इक्विटी भी बोल सकते हैं हम कैपिटल को। कैपिटल क्या होती है? जो अमाउंट जो बिजनेसमैन या फिर बिजनेस का ओनर खुद बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल कहेंगे। द अमाउंट और फंड प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कैपिटल। कैपिटल को और क्या क्या कह सकते हैं हम? तो कैपिटल को और हम कहेंगे नेटवर्थ या फिर ओनर्स इक्विटी यानी कि कैपिटल। हम कैपिटल को एक्सेस ऑफ असेट और लायबिलिटी भी कह सकते हैं ऑफ द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। और नेटवर्थ इंक्लूड कैपिटल एंड रिजर्व। कैपिटल में क्या करता है? बिजनेस का जो ओनर है वो कुछ अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसे हम कैपिटल कहेंगे। लेकिन जब नाम आता है नेटवर्थ बन जाता है कैपिटल और रिजर्व को मिला के, इनकी एडिशन करके आपको नेटवर्थ मिलेगा। कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन काइंड। कैपिटल आप कैश के फॉर्म में या फिर गुडविल के फॉर्म में भी ला सकते हो। गुडविल यानी कि आपके बिजनेस की रेपुटेशन, पैसों के लिए आपके बिजनेस की रेपुटेशन। आपके बिजनेस की रेपुटेशन जो भी पैसों के टर्म में बताई जाती है उसे हम गुडविल कहते हैं। तो आप या तो बिजनेस में पैसों के स्वरूप में, मनी के स्वरूप में, कैश के स्वरूप में ला सकते हो कैपिटल, या फिर गुडविल के स्वरूप में भी आप बिजनेस में कैपिटल ला सकते हो। आगे बढ़ेंगे, आगे है कंटीजेंट लायबिलिटी। अभी ए टाइप लायबिलिटी का थोड़ा अलग है। अभी ये लायबिलिटी कैसी है? तो ये डिपेंड करेंगी किसी इवेंट पे, वो इवेंट हैपन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर वो इवेंट हैपन हो रहा है तो हम उसे कंटीजेंट लायबिलिटी कहेंगे, वरना नहीं। अभी कौन सा इवेंट हैपन होना चाहिए?
क्या होना चाहिए। तो एक एग्जांपल लेंगे हम, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि अगर आज बारिश आई तो मैं आपको 500 रुपए दूंगी, और अगर आज बारिश आई तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको 500 रुपए दूं, क्योंकि ये कंटीजेंट लायबिलिटी हो जाती है। हैपनिंग ऑफ द इवेंट, हैपन हो गया है, बारिश आ गई है, तो ये हमारे लिए कंटीजेंट लायबिलिटी हो गई है, तो मुझे आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे। A liability which may arise in future depend on happening or non-happening of certain event. एक फ्यूचर में अराइज होने वाली, फ्यूचर में आने वाली एक लायबिलिटी है जो कि डिपेंड करती है हैपनिंग या फिर नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट पे। अगर कोई इवेंट हैपन हो रहा है या फिर नॉट हैपन हो रहा है तो उस पे एक कंटीजेंट लायबिलिटी जो है वो डिपेंड करेंगी। इट्स कॉल्ड एज कंटीजेंट लायबिलिटी, उसे हम कंटीजेंट लायबिलिटी कहेंगे। एज इट इज नॉट कंफर्म और परफेक्ट लायबिलिटी, ये कोई कंफर्म या फिर परफेक्ट लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड है इवेंट पे। अगर वो इवेंट हुआ तो होगी, नहीं तो नहीं होगी, इसीलिए इसे कोई परफेक्ट या फिर कंफर्म लायबिलिटी हम नहीं कह सकते। इट डज नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसे अफेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि ये कोई परफेक्ट या फिर कंफर्म नहीं है, ये डिपेंड है इवेंट पे। इवेंट हुआ तो लायबिलिटी होगी, वरना नहीं तो नहीं होगी, इसीलिए ये कोई हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसे अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। Therefore, it is not shown on a liability side of balance sheet, इसीलिए इसे हम कोई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में नहीं लिखते। बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड है वो कहाँ रहेंगी, लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड होती है, और उसमें हम कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं लिखते, क्योंकि कंटीजेंट लायबिलिटी हमारे बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेंगी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लायबिलिटी इज डू नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो आपको करेक्ट आंसर चूज करके लिखना है। ठीक है, कौन सी लायबिलिटी आपके बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेंगे, तो कंटीजेंट लायबिलिटी जो है वो आपके बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेंगी, और ना ही वो आप बैलेंस शीट में लिखेंगे लायबिलिटी साइड पे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम कहाँ शो करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा, लेफ्ट हैंड जो है उस साइड पे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे। बट इट इज शोन बाय वे ऑफ फुटनोट टू बैलेंस शीट सिंपली एन इंफॉर्मेशन, लेकिन बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट क्रिएट करके हम इसे शो कर सकते हैं एज अ इंफॉर्मेशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। एग्जाम्पल, वर्कर मेक्स अ क्लेम फॉर कंपनसेशन ऑफ 5000, एक वर्कर उसके कंपनसेशन के लिए क्लेम करता है 5000 का अगेंस्ट द बिजनेस एंड द डिसीजन इज पेंडिंग इन द कोर्ट। बिजनेस के अगेंस्ट वो 5000 का क्लेम करता है, कंपनसेशन के लिए वो 5000 का क्लेम करता है बिजनेस के अगेंस्ट, लेकिन क्या होता है, वो जो केस होती है वो कोर्ट में पेंडिंग हो जाती है। इट मे बी इन फ्यूचर लायबिलिटी फॉर बिजनेस ऑन हैपनिंग एंड इवेंट, अगर ये केस फ्यूचर में कुछ हैपन हुआ इस केस में तो ही वो कंपनसेशन उसे मिलेगा 5000 का, वरना नहीं मिलेगा। इसीलिए इसे कहा गया है कि ये जो लायबिलिटी है वो डिपेंड है ऑन हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, दैट इज कोर्ट वर्डिक्ट। अभी हम देखेंगे कुछ ऐसे रूल जो कि एसेट और लायबिलिटी के लिए बहुत ही आईएमपी है। पहले हम देखेंगे लायबिलिटी के लिए, लायबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू या फिर गेन्स। तो आपको मैं एक बात बताती हूँ कि रेवेन्यू और गेन्स जो है उसे हम इनकम भी बोल सकते हैं। हमारे रेवेन्यू और गेन्स जो होते हैं उसे हम इनकम भी बोल सकते हैं, आपको पता है। तो आपको रूल कैसा याद रखना है, तो लायबिलिटी का एल और इनकम का आई और कैपिटल का सी, LIC। लायबिलिटी के लिए रूल, इनकम के लिए रूल और कैपिटल के लिए रूल, LIC रूल। आपको याद कैसे रखना है, तो LIC रूल। इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड। इंक्रीज क्रेडिटेड, डिक्रीज डेबिटेड, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिटेड, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिटेड, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिटेड। और किस किस के लिए ये फॉर्मूला लागू होगा, आप एक तो लायबिलिटी, एक तो इनकम, एक तो कैपिटल। लायबिलिटी डिक्रीज डेबिटेड, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिटेड। अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वो डेबिट ही होगी, अगर आपकी इनकम डिक्रीज हो रही है तो वो डेबिट होगी, अगर आपका कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। आपको अच्छे से LIC वाला रूल याद रखना है। LIC मतलब क्या, तो लायबिलिटी इनकम कैपिटल, लायबिलिटी इनकम कैपिटल, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिटेड, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिटेड। आपको डिक्रीज डेबिटेड लायबिलिटी ये याद रखना है अच्छे से। अभी देखेंगे हम असेट के लिए, असेट एक्सपेंसेस और लॉसेस, असेट एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए। ठीक, LIC का जो अपोजिट रूल है वो यहाँ पे यूज करेंगे हम। मैंने आपको लायबिलिटी के लिए कौन सा रूल बताया है, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिटेड, तो असेट डिक्रीज क्रेडिटेड, असेट डिक्रीज क्रेडिट,
लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिटेड, असेट डिक्रीज क्रेडिटेड। ये रूल आपको अच्छे से याद रखना है। लाइबिलिटी के साथ क्या क्या आएगा, और लाइबिलिटी इनकम और कैपिटल, एलआईसी रूल बोलेंगे हम उसे। लाइबिलिटी इनकम कैपिटल, असेट्स के साथ कौन आएगा, असेट एक्सपेंसेस और लॉसेस, असेट एक्सपेंसेस और लॉसेस आपको याद रखना है। असेट एक्सपेंसेस और यहाँ पे भी यल है तो ये लॉसेस के लिए दिया गया है, और एलआईसी का जो यल है वो लाइबिलिटी के लिए दिया गया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। एक बार फिर दोहराएंगे, वो रूल कौन सा है, तो लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिटेड, असेट डिक्रीज क्रेडिटेड। ऐसे ही अगर आप याद रखोगे तो आपको ये रूल मुंह जुबानी याद हो जाएगा, और आपको क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते ही है एग्जाम। तो इसे याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये मोस्ट आईएमपी करने के लिए बोलूंगी, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही। फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन असेट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इंक्रीज इन असेट डेबिटेड, डिक्रीज इन असेट्स क्रेडिटेड। क्या बोला मैं, लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिटेड, असेट डिक्रीज क्रेडिटेड, लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिटेड, असेट डिक्रीज क्रेडिटेड। और ऐसा ही सेम हम एक्सपेंसेस के लिए और लॉसेस के लिए लगाएंगे। एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो डेबिट हो जाते हैं, और डिक्रीज अगर हो गए एक्सपेंसेस और लॉसेस तो क्रेडिट हो जाते हैं। असेट भी अगर डिक्रीज हो गई तो क्रेडिट हो जाती है, और लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो गई तो डेबिट हो जाती है। अच्छा सा नुस्खा है, लाइबिलिटी डी डी, असेट डी आई, मतलब लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट, असेट डिक्रीज क्रेडिट, सॉरी डीसी, असेट डिक्रीज क्रेडिट। ठीक है, इसी फॉर्मूले से आप ए याद रख सकते हो। इसके लिए दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है, ए इसका इजीएस्ट वे है याद रखने का। स्टूडेंट है जो प्रोफेशनल नॉलेज की पूरी सीरीज है वो आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।